हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आरकेएम लर्निंग पॉइंट। हमारा आज का टॉपिक है क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है भोली। सो लेट्स स्टार्ट। ये स्टोरी है एक लड़की की जिसका रियल नेम सुलेखा था, लेकिन सभी लोग उसे भोली कहते थे क्योंकि जब वो 10 महीने की थी तो एक कॉट के ऊपर से गिर के उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था। वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी, जो अपने बर्थ के टाइम पे तो काफ़ी सुंदर थी, लेकिन जब वो 2 साल की हुई तब उसे स्मॉल पॉक्स हुए थे, जिसके कारण उसकी पूरी बॉडी पर ब्लैक पॉक मार्क्स आ गए थे। सिर्फ उसकी आंखें बच पाई थी। भोली जब तक 5 साल की होती है तब तक वो कुछ भी नहीं बोल पाती थी, और जब वो थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट करती है तब वो बहुत ज़्यादा हकलाती थी, जिससे बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। तब वो बोलना भी बंद कर देती है, वो चुप रहती थी ज़्यादातर। रामलाल के टोटल 7 बच्चे थे, जिनमें से 3 बेटे थे जिनको पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया गया था, और बाकी 4 बेटियां थी जिनकी शादी की जिम्मेदारी अब रामलाल के ऊपर थी। पहली बेटी राधा, जिसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी। दूसरी बेटी मंगला, जिसकी शादी फिक्स कर दी गई थी। और तीसरी बेटी चंपा, जो काफ़ी हेल्दी और सुंदर थी, उसकी भी शादी इजीली हो जाती। लेकिन चौथी बेटी भोली, जो ना ही सुंदर थी और उसका ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज भी हो चुका था, इसलिए उसकी शादी की चिंता हमेशा रामलाल और उसकी वाइफ को सताती रहती थी। जब भोली 7 साल की थी तब उसकी बड़ी बहन मंगला की शादी कर दी गई थी, और उसी साल उस गांव में एक प्राइमरी स्कूल ओपन हुआ था, जिसकी ओपनिंग के लिए तहसीलदार वहां पर आए थे। तब तहसीलदार रामलाल से कहते हैं कि सुनो रामलाल, तुम एक रेवेन्यू ऑफिशियल हो और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी हो, तो तुम एक काम करो, अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल में भेज दो, जिसे देखकर गांव के बाकी लोग भी अपनी बेटियों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजेंगे। तो रामलाल तब तो उसे हाँ कर देता है, लेकिन जब वो घर जाकर अपनी वाइफ के साथ ये सब डिस्कस करता है तो उसकी वाइफ गुस्सा करती है कि पागल हो क्या, अगर हम अपनी बेटियों को स्कूल भेजेंगे तो उनसे शादी कौन करेगा, क्योंकि पहले के टाइम पर जो लड़कियां पढ़ी लिखी होती थी उनसे कोई भी शादी नहीं करता था। लेकिन रामलाल की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार को मना कर सके। तब रामलाल की वाइफ उससे कहती है, आप एक काम करो, भोली को स्कूल भेज दो, क्योंकि उसकी शादी के तो वैसे ही बहुत कम चांस हैं, तो उसे स्कूल भेज देंगे तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्कूल वालों को उसकी चिंता करने दो। तो रामलाल कहते हैं हाँ ठीक है, ये आइडिया बहुत अच्छा है। नेक्स्ट डे रामलाल भोली का हाथ पकड़कर उसे स्कूल ले जाने लगते हैं, और भोली को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये स्कूल होता क्या है। उसे लग रहा था जैसे कुछ दिनों पहले उसकी गाय लक्ष्मी को ले जाकर बेच दिया गया था, वैसा ही उसके साथ भी होगा। तो वो मना करते हुए, हकलाते हुए कहती है ना ना, नो नो। तब रामलाल उस पर गुस्सा करता है कि अरे पागल लड़की, क्या हुआ, मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल ही तो लेकर जा रहा हूँ। तब उसकी पत्नी उससे कहती है कि कम से कम इसे अच्छे कपड़े तो पहना दो, अगर इसको ऐसे लेकर जाओगे तो वहाँ के टीचर्स और बाकी स्टूडेंट्स हमारे बारे में क्या सोचेंगे। भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनवाए जाते थे। उसकी बड़ी बहनों के जो कपड़े उनको छोटे हो जाते थे वही भोली को पहनने के लिए मिलते थे। ना ही उसके कपड़े धोने की कोई चिंता थी और ना ही सिलने की, उसे बिल्कुल इसी तरह ट्रीट किया जाता था। लेकिन आज भोली का लक्की डे था। आज उसे नहलाया जाता है, उसके रूखे बालों में तेल लगाकर उसके बाल बनाए जाते हैं, और चंपा की एक ड्रेस जो उससे छोटी हो गई थी वो भोली को पहनने के लिए दी जाती है। भोली इतना तो समझ चुकी थी, आज जहाँ भी वो जा रही है वो उसके घर से बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है, इसलिए भोली को इतना अच्छा ट्रीट किया जा रहा है। जब तक रामलाल और भोली स्कूल जाकर पहुँचते हैं तब तक बाकी सारे बच्चे ऑलरेडी क्लासेस में जाकर बैठ चुके थे। रामलाल भोली का हाथ वहाँ की एक टीचर के हाथ में सौंप देते हैं। अब क्योंकि भोली पहली बार स्कूल आई थी तो वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन वो धीरे धीरे अपनी आंखों को ऊपर उठाते हुए स्कूल को देखती है। वो वहाँ पर कई सारे क्लासरूम्स देखती है। वो देखती है कि उसी की एज की काफ़ी सारी लड़कियाँ क्लासेस में बैठी हुई है। कुछ लड़कियाँ बुक पढ़ रही है और कुछ लड़कियाँ स्लेट पर कुछ लिख रही है। भोली क्लासरूम में जाकर बैठ जाती है। भोली को स्कूल के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वो देखती है वहाँ पर उसी की एज की काफ़ी सारी लड़कियाँ बैठी हुई है, तो वो सोचती है शायद इन्हीं में से कोई लड़की उसकी दोस्त भी बन जाएगी। टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी, लेकिन भोली को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस दीवार पे बनी हुई पिक्चर्स देख रही थी। वो पहले एक ब्राउन कलर के हॉर्स की पिक्चर देखती है, जो कि बिल्कुल तहसीलदार के हॉर्स की तरह था। वो एक ब्लैक कलर की गॉड की पिक्चर देखती है, जो कि उसकी पड़ोसी की गॉड जैसी थी। और फिर वो ग्रीन कलर के पैरट्स की पिक्चर देखती है, जो कि आम के बगीचे में देखे हुए पैरट्स की तरह लग रहे थे। फिर वो एक काऊ की पिक्चर देखती है, जो कि उसकी काऊ लक्ष्मी की तरह लग रही थी। अब तभी वो देखती है कि टीचर बिल्कुल उसके सामने खड़ी हुई है और मुस्कुरा रही है। अब वो भोली से पूछती हैं तुम्हारा नाम क्या है। तो भोली हकलाते हुए अपना नाम बताने की कोशिश करती है, भा भो भो, लेकिन वो अपना पूरा नाम नहीं बता पाती और रोने लगती है।
वो कोने में बैठी हुई अपना सर नीचे झुका लेती है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपना सर उठाकर उन बाकी की लड़कियों को देख सके जो उस पर हंस रही थी। अब जब छुट्टी की बेल बज जाती है तो सारी लड़कियां क्लास से जल्दी बाहर निकल जाती हैं, लेकिन भोली अभी भी कोने में बैठी हुई थी और सिसकियां ले रही थी। तब उसकी टीचर उसके पास आती हैं और बड़े ही शांति और प्यार से कहती है, खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रही, ये बस एक फ्रेंडली सजेशन है। भोली से कभी भी किसी ने इतने प्यार से बात नहीं की थी। उनकी आवाज़ भोली के दिल को छू लेती है और भोली खड़ी हो जाती है। अब टीचर भोली से कहती है, चलो मुझे अपना नाम बताओ। भोली डर जाती है कि अगर मैं इस बार भी अपना नाम नहीं बता पाई तो ये मुझ पर हंसेंगी। तब टीचर कहती है, मुझे अपना नाम बताओ, मैं नहीं हंसूंगी। तब भोली दोबारा हकलाते हुए अपना नाम बताने की कोशिश करती है, भ भो भो। और उनकी टीचर भोली को इनकरेज करते हुए कहती है, शाबाश शाबाश, चलो मुझे अपना पूरा नाम बताओ। और फाइनली भोली अपना पूरा नाम बोल पाती है, भ भो भोली। उसे बिल्कुल रिलीफ महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ जीत लिया हो। तब वो टीचर प्यार से भोली को थपथपाते हुए कहती है, शाबाश, बस अपने मन से इस डर को निकाल फेंको और तुम भी बाकी लोगों की तरह बोल पाओगी। भोली अपनी नजरें ऊपर उठाकर टीचर की ओर देखती है जैसे वो पूछ रही हो, क्या सच में मैं बोल पाऊंगी? तब उसकी टीचर कहती है, हाँ तुम बिल्कुल बोल पाओगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें डेली स्कूल आना पड़ेगा, तो क्या तुम आओगी? भोली अपना सर हाँ में हिलाती है, लेकिन उसकी टीचर कहती है, नहीं ऐसे नहीं, तुम लाउडली बोलो। फिर भोली हकलाते हुए कहती है, यस। भोली खुद शौक थी कि वो ये सब चीज़ें बोल पा रही है। तब उसकी टीचर कहती है, मैंने तुम्हें बताया नहीं, तुम ये बुक लो, इस बुक में बहुत सारी अच्छी अच्छी पिक्चर्स हैं, जैसे डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर, और जैसे तुम्हारी काऊ है लक्ष्मी, वैसी काऊ भी है, और इन सभी के नीचे इनका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। तुम 1 महीने में इसे पढ़ना सीख जाओगी, तब मैं तुम्हें एक इससे बड़ी बुक दूंगी, और जब तुम उसे भी पढ़ लोगी तो मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा बड़ी बुक दूंगी, और धीरे धीरे तुम गाँव में बाकी लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी बन जाओगी, और फिर तुम पर कोई भी नहीं हंसेगा, और सभी लोग तुम्हारी बातें आदर से सुनेंगे और तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। अब तुम घर चली जाओ और कल सुबह जल्दी आ जाना। भोली को ऐसा फील हो रहा था जैसे गांव के सभी मंदिरों की घंटियां बजने लगी हों, सभी पेड़ों पर लाल रंग के फूल खिल गए हों, मानो उसके दिल में एक नई उम्मीद थी। अब कुछ सालों बाद गांव का डेवलपमेंट हो जाता है। गांव अब एक छोटा सा टाउन बन गया था। जो प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल बन चुका था, और गांव में एक सिनेमा हॉल भी खुल चुका था, और जो डाक ट्रेन थी वो गांव के रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी थी। एक रात रामलाल डिनर के बाद अपनी वाइफ से कहता है, तो क्या मैं दिसंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं? तब उसकी वाइफ कहती है, हाँ बिल्कुल एक्सेप्ट कर लीजिए। भोली बहुत ही लक्की होगी जो उसे ऐसा दूल्हा मिलेगा। उसकी एक बड़ी दुकान है, अपना मकान है, और मैंने तो सुना है उसके बैंक में हज़ारों रुपए भी हैं, और सबसे ज़रूरी बात, वो हमसे दहेज भी नहीं ले रहा। फिर रामलाल कहता है, लेकिन उसकी एज थोड़ी ज़्यादा है, तुम्हें पता है ना, वो लगभग मेरी उम्र का है, और वो लंगड़ा कर चलता है, और उसकी पहली पत्नी के बच्चे भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तब उसकी वाइफ कहती है, तो क्या हुआ, 45-50 एज ज़्यादा थोड़ी ना होती है, और वैसे भी वो दूसरे गांव से है। उसे भोली के बारे में नहीं पता कि भोली सुंदर भी नहीं है और उसका दिमाग भी थोड़ा कम है। फिर रामलाल कहता है, मुझे भोली की चिंता है, वो क्या कहेगी? उसकी वाइफ कहती है, भोली क्या कहेगी, भोली तो एक गूंगी गाय जैसी है। ये सारी बातें भोली आंगन के एक कोने में अपनी चारपाई पर लेटी हुई सुन रही थी। अब आता है शादी का दिन। बिशंबर नाथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की एक बड़ी बारात लेके आया था। बारात के आगे बैंड इंडियन फिल्म की एक फेमस ट्यून बजा रहा था। रामलाल बहुत ज़्यादा खुश था। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि भोली की शादी इतने ज़्यादा अच्छे से होगी। भोली की बहनें ये सब देखकर जेलिस फील कर रही थी। फाइनली वो टाइम आता है जब पंडित दुल्हन को बुलाता है। अब दुल्हन लाल रंग की एक रेशमी साड़ी पहने आती है और अपनी जगह पर बैठ जाती है। बिशंबर का फ्रेंड उससे कहता है, दुल्हन को माला पहनाओ। बिशंबर फूलों की माला लेता है और उसे पहनाने लगता है कि तभी एक औरत दुल्हन के चेहरे पर से घूंघट पीछे हटा देती है। बिशंबर उसका चेहरा देखता है और माला उसके हाथों में अटकी रह जाती है। दुल्हन धीरे से अपना घूंघट चेहरे पर खींच लेती है। बिशंबर अपने फ्रेंड से कहता है, क्या तुमने उसका चेहरा देखा? उसके चेहरे पर पॉक मार्क्स हैं। तब उसका फ्रेंड कहता है, तो क्या हुआ, तुम भी तो जवान नहीं हो? तब बिशंबर कहता है, हाँ हो सकता है, लेकिन अब मैं ये शादी तब करूंगा जब इसके पिता मुझे 5000 रुपये देंगे। रामलाल आगे बढ़ता है और अपनी पगड़ी बिशंबर के पैरों में रख देता है और कहता है, मुझे इस तरह अपमानित मत करो, भले ये 2000 रुपये ले लो, लेकिन मेरी बेटी से शादी कर लो। फिर बिशंबर कहता है, नहीं 2000 नहीं, मुझे 5000 ही चाहिए, वरना मैं ये शादी नहीं करूंगा। रामलाल शादी के लिए बिशंबर से रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है, अगर आप वापस चले गए तो हमारी गाँव में बहुत ही इंसल्ट होगी।
बिशंबर कहता है अगर तुम चाहते हो ये शादी हो तो मुझे 5,000 रुपये देने होंगे। रामलाल चेहरे से आंसू गिराते हुए जल्दी अंदर जाता है, तिजोरी खोलता है और नोट गिनता है और 5,000 रुपये लाकर बिशंबर को दे देता है। बिशंबर के लालची चेहरे पर एक मुस्कान आती है जैसे उसने जुआ खेला हो और वो जीत गया हो। अब वो कहता है मुझे माला दो, और एक बार फिर दुल्हन के चेहरे से घूंघट पीछे हटता है, लेकिन इस बार भोली की नजरें नीचे नहीं झुकी थी। वो सीधा बिशंबर की आंखों में देख रही थी। भोली की आंखों में ना ही गुस्सा था और ना ही हेट था, उसकी आंखों में एक ठंडा तिरस्कार था। बिशंबर दुल्हन को माला पहनाने के लिए माला ऊपर उठाता है, लेकिन भोली उसके हाथों से माला छीनकर आग में फेंक देती है और घूंघट हटाते हुए कहती है पिताजी। उसने ये बिल्कुल ही ऊंची आवाज में और साफ आवाज में बोला था, जिसे सुनकर उसके माता पिता, भाई बहन और सारे रिलेटिव, सारे पड़ोसी हैरान हो जाते हैं कि उसने बिना हकलाए इतनी साफ आवाज में ये कैसे कहा। वो कहती है पिताजी आप अपने पैसे इससे वापस ले लो, क्योंकि मैं इससे शादी नहीं करूंगी। मानो रामलाल के ऊपर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। वहां आए सभी मेहमान आपस में बातें करने लगते हैं कि कैसी बदसूरत और निर्लज्ज लड़की है। रामलाल चिल्लाता है भोली क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हें अपने परिवार की इज्जत का कोई ख्याल नहीं? भोली कहती है आपकी इज्जत के लिए ही मैं इस बूढ़े और लंगड़े इंसान से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन अब मैं ऐसे लालची और कायर इंसान के साथ शादी बिल्कुल नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। पास में खड़ी हुई एक बूढ़ी औरत कहती है कैसी निर्लज्ज लड़की है, हम तो सोचते थे कि ये तो बेचारी गूंगी गाय है। भोली उस औरत पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाती है हाँ आंटी तुम बिल्कुल सही कह रही हो, आप सब यही सोचते थे कि मैं एक गूंगी गाय हूँ और इसलिए मेरी शादी एक निर्दयी इंसान के साथ कराना चाहते थे, लेकिन अब वही गूंगी गाय हकलाने वाली बेवकूफ़ लड़की बोल रही है तो आप सब सुनना नहीं चाहते। बिशंबर बारात लेकर वापस जाने लगता है और बैंड एक एंडिंग सेरेमनी सॉन्ग बजाने लगता है। धीरे धीरे वहां से सभी लोग चले जाते हैं। अब रामलाल भोली की ओर मुड़ता है और कहता है मगर अब तुम्हारा क्या होगा? अब कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा, हम तुम्हारा क्या करेंगे? अब सुलेखा कहती है, सुलेखा भोली का ही रियल नेम है, कि आप फिक्र मत करो, मैं आपकी और माता जी की बुढ़ापे में सेवा करूंगी और उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करूंगी जिससे मैंने ये सब सीखा है। क्यों मैम, मैंने ठीक कहा ना? वहीं पे भोली की टीचर भी मौजूद थी और ये सारी चीज़ें देख रही थी। उसकी टीचर कहती है यस भोली ऑफ कोर्स। उसकी टीचर की आंखों में एक ऐसा सेटिस्फैक्शन था जैसा सेटिस्फैक्शन एक आर्टिस्ट की आंखों में होता है जब वो अपने एक मास्टरपीस को देखता है। तो बस यहीं पे हमारा चैप्टर पूरा होता है। बस इतनी ही स्टोरी थी, और ऐसे ही और चैप्टर्स की इंटरेस्टिंग स्टोरी वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।